नमस्कार, मैं हूं सुमन मेहता और स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल एपिसोड में। आज अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे शिक्षा प्रणाली में प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए लाए गए ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में। अत्यंत प्राचीन काल से ही भारतवर्ष ज्ञान और विद्या के क्षेत्र में संसार का अग्रणी रहा है। हमारे देश में नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय रहे हैं, जहां पर समस्त संसार से आने वाले लोग शिक्षा ग्रहण किया करते थे। आज अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे शिक्षा में जो ये नए रूल लाए गए हैं, क्या सही में इनसे बच्चों के भविष्य के लिए ये एक बहुत अच्छा स्टेप है या फिर कुछ डिमेरिट्स भी हैं इसके। तो चलिए चलते हैं नवोदया स्कूल पटौदी हाउस के टीचर्स के पास और जानते हैं उनसे उनकी राय इसी विषय पर। भारत में ग्रेडिंग प्रणाली सन 2008-2009 में शुरू की गई थी। परीक्षा के तनाव को कम करने और बच्चों के बीच समानता लाने के लिए छात्रों को एक करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम को लाया गया। अमेरिका में इस मॉडल को अपनाने के बाद भारत ने भी अपनी शिक्षा प्रणाली में इस मॉडल को लागू किया। इस मॉडल के तहत सभी स्तरों के बच्चों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। बच्चों को नंबर के बदले ग्रेड देने के लिए एक पैटर्न तैयार किया गया है, जिसके हिसाब से उन्हें ग्रेड दिए जाते हैं, जैसे ए 92 से 100, बी 83 से 91, सी 74 से 82, डी 65 से 73, एफ below 65. The codes for making achievement in physical education, music, art and work study, habits, citizenship in grades 3 to 5 are as follows. S. Satisfactory progress. N. Needs improvement. U. Unsatisfactory. ग्रेडिंग सिस्टम की बात की जाए और प्राइमरी स्कूल की एचएम से बात ना हो तो शायद ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में हम अच्छे से नहीं जान पाएंगे। इस वक्त मेरे साथ नवयुग स्कूल पटौदी हाउस की श्रीमती कमला यादव हैं, जो यहाँ पर एज अ एचएम काम करती हैं। चलिए इन्हीं से जानते हैं ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में। कमला जी, मुझे ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में बताइए, कैसे आया ये हमारे प्राइमरी स्कूल के कॉन्सेप्ट में? सीसी है ना, सीबीएसई से है और ग्रेडिंग सिस्टम मेन हमने इसीलिए शुरू किया ताकि बच्चे एक हेल्दी, उनकी इवैल्यूएशन एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में हो। उन्हें एक पास फेल का हम रिमार्क देकर और उनको डिस्करेज ना करें। और इनके ग्रेड्स जो हैं बड़े, अगर अभी बच्चे का सी ग्रेड है तो उसको एक मौका दिया जाए कि वो आगे बी में हो और कंफर्टेबल हो के बच्चा जो है आगे अपना एकेडमिक और अपनी पर्सनालिटी, जिसमें ग्रेडिंग में हम उसका सब कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होता है, तो उसमें बच्चे के अंदर टाइम टू टाइम टीचर भी उसको सजेस्ट करती रहती है। पेरेंट्स को भी हम जब कॉल करते हैं, उनका जो इवैल्यूएशन हम देते हैं आफ्टर SA1 और FA1, FA1, FA2 ये आपका फॉर्मेटिव होता है और SA1 मतलब सबमिटिव है, इसमें टर्मिनल होता है। और उसको जो है FA1, FA में हम प्रोजेक्ट वर्क, उसका डेली का होमवर्क, ये सब चीज़ों को देखकर हम उसको ग्रेडिंग देते हैं और उसको एक मौका, मतलब उसको इजीली वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करे। और एक मार्क दे दिया, 10 में से 8 हो गए, 10 में से 5 हो गए और फिर पेरेंट ने भी कहा कि भाई ये तो बहुत गंदे मार्क्स हैं। तो ये वाली सब चीज़ें जो है इस ग्रेडिंग सिस्टम से वो हट जाती हैं और एक बच्चा जो है एक हेल्दी फील करता है, हैप्पी फील करता है। और उसको ये नहीं कहा जाता अरे तू तो नालायक, जनरली पेरेंट्स नालायक है या टीचर ने कह दिया, ये सब चीज़ें उसको सुनने को नहीं मिलती। बस यही कहा जाता कि अच्छा ठीक है, आपकी बार बी ग्रेड है तो आप अपना और अच्छे से एकेडमिक को इम्प्रूव करिए और इसको अपने ग्रेड को इम्प्रूव करिए। और उसमें काफ़ी सारे हमारे फैक्टर्स हैं ग्रेडिंग सिस्टम में, और उसमें जैसे बिहेवियर भी है बच्चे का, बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे का बिहेवियर सही नहीं होगा तो उसका एकेडमिक एक लेवल पे आके धीरे धीरे डाउनफॉल में चला जाएगा। ग्रेडिंग सिस्टम के तहत कहा जाता है कि 1 से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों को बेसिकली ग्रेडिंग के तहत पास किया जाता है। तो आपको नहीं लगता जब बच्चा एकदम से 6th क्लास में जाता है, जो वीक बच्चा होता है, उस पर इसका बर्डन काफ़ी आ जाता है? देखिए, डिपेंड करता है, सिस्टम को भी कोई ख़राब नहीं होता, आप सिस्टम को किस तरह से लागू कर रहे हैं। अगर आप सिस्टम को अच्छे से समझ कर
उसको सही यूज़ कर रहे हैं और सही इवैल्यूएशन ग्रेडिंग सिस्टम का अगर सही से इवैल्यूएशन हो जाए तो आई थिंक कि आपका जो 35 बच्चे हैं वो 35 बच्चों में मतलब सभी एक होता है जैसे 5% आपका हो गया या 35 में से 10 आपका ए लेवल का हो गया, फिर उसमें नेक्स्ट 10 बी लेवल का हो गया। तो अब टीचर पे डिपेंड करता है कि आप पेरेंट्स की काउंसलिंग करके, पेरेंट्स का जो हमारे अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में जो होते हैं, जनरली मैं अपने डब्ल्यू के लिए नहीं कहूँगी कि वहाँ का थोड़ा लेवल है अच्छा, तो पेरेंट का यही होता है कि हमारा बच्चा पास हो रहा है तो वो कंफर्टेबल फील करते हैं, वो ये नहीं देखते कि उसकी लर्निंग कितनी हो रही है। तो इस चीज़ के लिए हम पेरेंट्स की टाइम टू टाइम हमारी मीटिंग होती है, हर महीने के आखिर में हम उनको उनका बच्चे का लेवल बताते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है जैसे प्राइमरी लेवल पे कि एक 1 और 2 का हमने एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि बच्चे को रीडिंग एंड राइटिंग आनी ही आनी है और उसमें हम अपने पूरे 100% बच्चों को लेवल पे लेकर आते हैं। जिन बच्चों को हम सोचते हैं कि एक्स्ट्रा ज़रूरत है उसके लिए हम स्पेशल क्लासेस रखते हैं असेंबली के टाइम पर, और जब मौका मिलता है तो उसके लिए हम स्पेशल क्लास रख के और उन बच्चों को हम इस तरह से फील कराते हैं कि अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं, शुरुआत करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, और जब बच्चा उस लेवल पे धीरे धीरे जब क्लास के लेवल पे आता है तो बट नेचुरल है कि वो क्लास को एंजॉय करना शुरू करेगा, उसको पढ़ना जो समझ आना शुरू हो जाएगा, वो क्लास वर्क करके लेके जाएगा और घर में भी फिर उस चीज़ को रिपीट करेगा। तो मैं नहीं मानती कि वो बच्चा जो है उस लेवल पे नहीं आएगा। डिपेंड करता है कि किस तरह से काम है, स्कूल की वर्किंग कैसी है और टीचर की वर्किंग कैसी है। फ़ायदे क्या क्या हैं इस ग्रेडिंग सिस्टम के, आप मुझे ये बताइए। मुझे तो इसके सारे ही फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। बस मेन मैं जो शुरू से कह रही हूँ कि आप टीचर उस चीज़ को, इवैल्यूएशन को कितना सिस्टमैटिक और हेल्दी उसमें और कितनी ऑनेस्टली उसको करती है। और अगर बात करें इसके डिमेरिट्स की, देखिए अगर इस सिस्टम को ऑनेस्टली अगर नहीं लागू किया जाए तो आपकी वाली बात बिल्कुल सही है कि लेवल जो है वो हमारा लर्निंग लेवल जो है वो डाउन होता चला जाएगा, और डाउन हो रहा है। इसी कारण हो रहा है कि एक मॉनिटरिंग होनी बहुत ज़रूरी है। जब इजीली कोई चीज़ मिल जाती है तो फिर वो उस पर हार्ड वर्क नहीं किया जाता है ना। तो जैसे 10th का इन्होंने बंद कर दिया और फिर 11th में वही बच्चा फिर साइंस अगर ले रहा है और वैसे उसके 10th पे ग्रेडिंग सिस्टम में ऑनेस्टली नहीं उसको ग्रेड्स मिले हैं और 9 पे है वो और CGP पे, और फिर उसको 11th में साइंस मिल रही है और वैसे लेवल उसका 7 वाला है, तो वहाँ उस लेवल पे वो कोप अप नहीं कर पाएगा और एक्सपेक्टेशन उसकी हायर होंगी। और इस ग्रेडिंग सिस्टम में थोड़े से टीचर्स भी जो हैं वो इजी उसमें आ जाते हैं, वरना हमारे टाइम में 10th का जब एग्ज़ाम होता था तो टीचर्स और हर तरफ से उसके ड्रॉबैक ये थे कि एक ओवर प्रेशर थे कि कोई भी चीज़ ओवर होगी और सही नहीं इस्तेमाल होगी तो फिर उसका बट नेचुरल डीमेरिट से देखने को मिलेंगे। बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल में भी कोई फ़र्क पड़ता है क्या ग्रेडिंग सिस्टम से? कॉन्फिडेंस लेवल तो बट नेचुरल है कि जो बच्चा स्ट्रेस में था वो अब कंटिन्यूस इवैल्यूएशन में वो रिलैक्स है। और प्राइमरी चिल्ड्रन के लिए मैं कहना चाहूँगी कि उनको खेल का, एक्टिविटी का, इन सब का बहुत एक्सपोज मिलना चाहिए। सिर्फ रोट जो होता है कि भाई बस रट्टाफिकेशन हो गया कि ये लेसन्स के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लर्न करना और फिर एग्ज़ाम में उसको लिख देना, तो उससे लर्निंग नहीं होती। तो रिलैक्स फील करता है, उसके पास स्कोप होता है कि खेलने वगैरह का, अदर एक्टिविटीज़ के लिए स्कोप बनता है उसका। और अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप खुद ग्रेडिंग सिस्टम के फेवर में हैं या अगेंस्ट में हैं, और अगर इन दोनों में से किसी एक में है तो क्यों? देखिए मैं ग्रेडिंग सिस्टम के बिल्कुल फेवर में हूँ और मैं अपनी टीचर्स से भी जनरली जब हमारी मीटिंग वगैरह होती है तो उनको यही कहती हूँ कि आप हर बच्चे के इतने नज़दीक जाइए और फिर उसको सही इवैल्यूएट, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन में यही है कि उसके अंदर क्या कमी है और उसको कैसे दूर करना है, और फिर उसके बाद उसको एक लेवल पे सबको लेके आइए। तो ग्रेडिंग सिस्टम में अगर कुछ डीमेरिट्स अगर लग रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कि हेड पे कि वो कैसे अपने स्टाफ को इस तरीके से उसको एक देती है कि भाई किस तरह से आपने इवैल्यूएशन और उसकी कैसे मॉनिटरिंग करती है कि क्या सही इवैल्यूएशन हो रही है, क्या बच्चों में इम्प्रूवमेंट हो रही है, वास्तव में हो रही है या नहीं हो रही है। कि एक डेटा देख लूँ कि भाई B से A में चला गया
तो क्या सच में बी से वो ए में के कैपेबल था या नहीं था, और अगर था तो ये बहुत अच्छी बात है, और पेरेंट भी बड़ा खुश होता है इस तरीके से कि देखो मेरा बी से ए में चला गया। चलिए, कमला यादव जी का कहना है कि ये तो इसके फेवर में है, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा अगर पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जाए, साथ में बच्चों के ऊपर ख़ास तौर से ध्यान दिया जाए, तो ग्रेडिंग सिस्टम का जो ये नया सिस्टम हमारी एजुकेशन में जुड़ा है, ये बहुत ही पॉजिटिव वे से हमारी सोसाइटी में लिया जाएगा। ये स्कूल स्तर पर उत्कृष्टता के लिए एक मानकीकरण प्रदान करेगा। देश की शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए एक अच्छा कदम है। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों केवल सीबीएसई सिस्टम तक ही इस प्रणाली को सीमित रखा जाए। इस प्रणाली को दूसरे बोर्ड्स ऑफ एग्जाम्स में भी अपनाना चाहिए, क्योंकि इस प्रणाली को अपनाने के बाद छात्रों व उनके अभिभावकों ने अपने आप को अननेसेसरी दबाव और तनाव से अपने आप को मुक्त पाया है। ग्रेडिंग प्रणाली अंकन की तुलना में बेहतर है। जहां इस प्रणाली के बहुत फायदे हैं, वहीं इसमें कुछ खामियां भी हैं जिसमें सुधार करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, भारत भर में एक सिलेबस प्रणाली होनी चाहिए। नंबर 2, ये प्रणाली न केवल सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में लागू की जानी चाहिए, बल्कि प्रत्येक बोर्ड द्वारा इसको लागू करना चाहिए। नंबर 3, भारत भर में एक शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। इस वक्त मेरे साथ मीरा डावर हैं, जो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं। चलिए इन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से चेंजेस आया है बच्चों के व्यवहार में, कॉन्फिडेंस में, जब ये ग्रेडिंग सिस्टम लागू हुआ है जब से। ग्रेडिंग सिस्टम से ये है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस ज़्यादा हुआ है। क्यों? कुछ बच्चे ऐसे, इंटरनल असेसमेंट होती है ग्रेडिंग सिस्टम में, तो जो बच्चे नहीं भी बोल पाते थे वो भी आगे आते हैं। आप वाइवा लेते हैं, ओरल सुनते हैं उनसे, तो बच्चों को पोएम्स और भी चीज़ें होती हैं जिससे उनका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मेरे ख्याल से ग्रेडिंग सिस्टम से बच्चे ज़्यादा जो हैं उनकी इंटरनल असेसमेंट जो होती है उससे ये है बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता ही है। आप एज अ मदर भी हैं, आपका भी बच्चा है, तो आप खुद अपने बच्चे पे किस तरीके का चेंज फील करती हैं? हाँ, क्योंकि बच्चों को क्रिएटिव करने को मिलता है, प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, चार्ट पेपर हैं, ये सब आपका फॉर्मेटिव में आता है, तो बच्चे खुश होते हैं क्योंकि डेली उनको कुछ नया नया सीखने को मिलता है। तो बच्चे तो फेवर में है। दूसरा, उन पे स्ट्रेस कम हो गया है। जैसे पहले टर्मिनल्स होते थे, टेस्ट है, अरे 80 मार्क्स का टेस्ट है, 100 मार्क्स का टेस्ट है, वो चीज़ अब बच्चों में नहीं रही। टेंशन नहीं है उनको कि हाँ हमारा मार्क्स सिस्टम है तो हमें टेंशन होती है, घर आके पढ़ना है, वो चीज़ नहीं है। वो बिल्कुल फ्रीली अपना काम होम असाइनमेंट करते हैं। पेरेंट्स का मिला जुला है। कुछ तो ये बोलते हैं, जो और भी कलीग्स हैं वो ये बोलते हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम से बच्चा पूरा साल लगा रहता है। क्यों? आपका FA1 हुआ, अब FA2 हुआ, तो पेरेंट्स को भी प्रोजेक्ट में हेल्प करनी पड़ती है, वो करनी पड़ती है। तो मेरा मानना तो ये है कि पॉजिटिव है, पर कुछ पेरेंट्स हैं जो कहते हैं कि हमारी पहले वाला जो सिस्टम था वो बेटर था, जो अब स्टूडेंट्स हैं उनका थोड़ा सा मुश्किल होने शुरू हो गया, तो वो लोग लाइक नहीं करते हैं कि ये सिस्टम पहले वाला होना चाहिए। तो सबकी अपनी अपनी राय है, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव। अब वो जितने लोग होंगे उतनी उनकी वो होंगी बातें होंगी। ग्रेडिंग सिस्टम के आ जाने से एक टीचर, अगर आप एज बतौर टीचर आप काम करती हैं, तो आप लोगों के जो सिलेबस होता है जो आप बच्चों को देते हैं, पढ़ाते हैं, उसमें कितना प्रेशर आप लोगों का कम हुआ है? प्रेशर तो नहीं कम हुआ, क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम में भी आपको कितने करने पड़ते हैं, कैटेगरीज बनानी पड़ती हैं। तो टीचर का काम तो एज इट इज़ ही है, जैसे पहले था वैसे ही है, क्योंकि आपको सिलेबस में आपको और ज़्यादा उसको करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है कि अरे अब इसमें आपको इंटरनल असेसमेंट देनी है, इसमें उसको ग्रेडिंग सिस्टम बढ़ जाता है, आपकी कैटेगरीज बढ़ जाती हैं, तो उसमें हमारा काम जो है वो कम तो नहीं हुआ। ग्रेडिंग सिस्टम तो काफ़ी अच्छा है देखा जाए तो, क्योंकि पहले ये होता था कि एक बच्चा अगर, क्योंकि हर बच्चे का इंडिविजुअल मेंटल लेवल है, तो ये होता था कि अगर बच्चा सिर्फ पढ़ाई में आगे है तो वो सिर्फ उसको उसी फील्ड में ही मार्क्स मिलेंगे। बट इससे ये है कि हो सकता है उस बच्चे में ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू और उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई टैलेंट देखकर उसको हम आगे कर सकते हैं कि अगर बच्चा इस फील्ड में नहीं है तो इस फील्ड में है, तो इससे ये काफ़ी अच्छा है इसमें।
इस वक्त मेरे साथ ज्योति जोशी बैठी हैं जो यहाँ पर इस स्कूल की एग्जामिनेशन इंचार्ज हैं। तो चलिए जानते हैं इनसे कि किस तरीके से ये ग्रेडिंग सिस्टम जो नया लागू हुआ है ये बच्चों को किस तरीके से ग्रेड देती हैं और किस तरीके से बच्चों के व्यवहार में, कॉन्फिडेंस में इन्होंने चेंजेस देखा है। ज्योति जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये जो ग्रेडिंग देने का सिस्टम है ये किस तरीके से आप लोग इसे ग्रेड के हिसाब से डिवाइड करते हैं? ग्रेड के हिसाब से तो जैसे हमारे पास सीबीएसई की नॉर्म्स हैं जिसमें सीसी के पैटर्न हमको दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इनको लागू करते हैं। बेसिकली इसमें यह है कि हमारा एक क्राइटेरिया फिक्स होता है जिसमें A1 टू लेकर आपका E ग्रेड तक हमने डिवाइड किया हुआ है बच्चों के मार्क्स को, और बेसिकली इसमें 10 मार्क्स का फ़र्क होता है और उसको फिर हमने उसके अकॉर्डिंग हम ग्रेडिंग देते हैं। बेसिकली हमारा 90 एंड अबव जो है हमारा A+ है जिसमें हम 10 पॉइंट देते हैं। इसके अलावा बिलो 33 हमारा जो ग्रेडिंग सिस्टम है 4। उसके बाद जो हम थोड़ा जो भी वीकनेस वगैरह वाले बच्चे हैं जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है फिर उनके साथ काम करते हैं आगे। वीक बच्चों की हम जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, मॉर्निंग असेंबली टाइम में हम उनको अलग से लेके बैठते हैं। हमने टीचर्स अपॉइंट किए हुए हैं कि वो बच्चों को देखेंगे किस फील्ड में उनको प्रॉब्लम है, जैसे रीडिंग है, राइटिंग है। बेसिकली मतलब बच्चों को इन्हीं फील्ड्स में प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज से रिलेटेड, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। नॉर्मली यहाँ पर रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी आती हैं, तो फिर वो हम शुरुआत से उनके साथ मेहनत करते हैं। तो वो बच्चे जो वीक हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर अप होता होगा फिर? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो बच्चे काफ़ी स्ट्रांग हैं पढ़ाई में पहले से ही, क्या उनका कॉन्फिडेंस लेवल किसी तरीके का डाउन होता है? थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उनको उतनी अटेंशन हम नहीं दे पाते इस समय, क्योंकि क्लास में एवरेज बच्चे ज़्यादा होते हैं और जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वो क्लास में 4-5 के अराउंड होते हैं। वीक बच्चों का भी ऐसे ही रेशे। नॉर्मली क्लास में तो एवरेज बच्चे ज़्यादा है, तो फिर हमको जैसे जो ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चे हैं उनको स्कूल में जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं, आउटर स्पोर्ट्स वगैरह या लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी वगैरह है तो उनमें इन्वॉल्व करते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है क्योंकि हर बच्चा स्टडी में ही नहीं कर सकता, उसको अदर एरियाज़ भी हैं जहाँ पर वो इम्प्रूव कर सकता है। नहीं, टीचर को अगर पूरी फैसिलिटीज़ मिलें, अगर पूरा स्टाफ हो और जो भी जिस फील्ड में हम बच्चों के साथ डील करना चाह रहे हैं पूरे इक्विपमेंट वगैरह हों और बच्चों का भी रिस्पांस अच्छा हो। नॉर्मली पेरेंट्स का गवर्नमेंट स्कूल में पेरेंट्स का रिस्पांस मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हमको शुरुआत से ही बच्चों को लेके चलना पड़ता है, तो थोड़ा सा अगर यहाँ इम्प्रूवमेंट मिले हमको तो फिर हम बच्चों के साथ और बेटर तरीके से काम कर पाएंगे। प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए ये जो ग्रेडिंग सिस्टम का जो पैटर्न लाया गया है ये अपने आप में काबिले तारीफ है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो बच्चे वीक होते हैं उनके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, भले ही वो पढ़ाई के थ्रू ना पढ़े, लेकिन दूसरे पैटर्न पे ओरल या फिर वाइवा में जब बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा के तर्ज पर भी उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो होता है, साथ ही वो आगे बढ़ने और कुछ करने की काबिलियत रखने लगते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। फिर लेकर चलूंगी कुछ नए विषय के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए सुमन मेहता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।